नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान और इस पर छिड़े सियासी संग्राम की। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि सभी भारतीयों का, सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के इंसान क्यों ना हो। संघ प्रमुख ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं क्योंकि ये दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। गाजियाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब का विमोचन करने पहुंचे भागवत ने मॉब लिंचिंग करने वालों पर भी करारा हमला किया। भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वो हिंदू ही नहीं है। इसके बाद तमाम तरफ से मोहन भागवत पर हमले शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत का वो बयान जिस पर छिड़ा है सियासी संग्राम। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, उनको भी मोहन भागवत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हिंदू संगठन वीएचपी से लेकर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत भी किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन पहले जो लोग स्वागत कर रहे हैं उनकी बात सुनिए। सच है, हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। एक माँ की हम सब संतान हैं और मुसलमान हम सबका डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं। मतभेद राजनीति से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसका स्वागत करेंगे और बेहद शानदार तरीके से जो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज़ फंसी होगी, वो आज के उनके बयान के बाद मामला जो है वो साफ हो गया है क्रिस्टल की तरह। सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा। आज के बाद जिस तरीके से नए भारत का इतिहास लिखा जाने वाला है, जिसमें मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा, हमारी संस्कृति होगी, हमारी तहजीब होगी, हमारा जो हम साथ मिलकर जिस तरह के दोनों समाज काम करते हैं वो सब होने वाला है। इसमें कड़वाहटें कम होती चली जाएंगी और मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। धार्मिक संगठन और धर्मगुरु भले ही भागवत के बयान का स्वागत कर रहे हो, लेकिन सियासतदां को यह मंजूर नहीं है। सियासी नेताओं की जुबान पर सियासी बोल ही आ रहे हैं। भागवत के बयान पर सबसे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आए। ओवैसी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि लिंचिंग वाली नफरत हिंदुत्व की देन है और इसके मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाह हासिल है। जरा सुनिए क्या लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आरएसएस के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे।
ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्र मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। न सिर्फ ओवैसी बल्कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान के सहारे पूरे संघ परिवार पर निशाना साधा है। जरा सुनिए क्या बोले दिग्विजय सिंह। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वो सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा है, हम पहले भारतीय हैं, लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाइए। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। देखते हैं। ओवैसी और दिग्विजय के आरोपों पर पलटवार करने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए। नकवी ने कहा, अब गुमराही गैंग की पोल खुल रही है। अब संघ की बात और सोच लोगों तक पहुंच रही है, तो संघ के नाम पर चल रही दुकानें अब बंद हो रही हैं। नकवी ने ओवैसी पर भी निशाना साधा। संघ के विचारों पर इस तरह के गुमराही गैंग के दुष्प्रचार हावी रहे हैं और लोगों को गुमराह करना, लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरना, खासतौर से अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में, ये इनका जो है वो धंधा रहा है। और इस धंधे के आधार पर ये रोजी रोटी इनकी चलती रही है, राजनीतिक रोजी रोटी। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अब इनका जो है वो एक के बाद एक एक्सपोजर होता जा रहा है। भागवत के बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी हमला किया। मायावती ने कहा, भागवत का बयान किसी के गले नहीं उतर रहा, क्योंकि भागवत की कथनी और करनी में अंतर है। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़, हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है, वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस बीजेपी व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए हैं। इधर ओवैसी की एंट्री के बाद यूपी में भी जुबानी जंग तेज हो गई है। ओवैसी ने योगी को चुनौती दी है, इस बार उन्हें यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। इस पर हमने बहस भी की थी। ओवैसी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अब योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ओवैसी का चैलेंज बीजेपी के हर कार्यकर्ता को स्वीकार है। ओवैसी ने कहा, हर हाल में योगी को रोकेंगे, तो योगी कह रहे हैं 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी पर होगी बहस। सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल बड़ा सीधा है, हिंदू मुस्लिम डीएनए पर क्यों घिरे मोहन भागवत? ऐसा क्या कह दिया मोहन भागवत ने जिस पर इतना बवाल मचा है? और योगी ने आखिर क्यों स्वीकारी है ओवैसी की चुनौती? इसी पर बहस होगी। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ एआईएमआईएम से जुड़ गए असीम वकार, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। संगीत रागी,
जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक रहे हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आ गए हैं और मुस्कुराते हुए तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं तन मन और धन से। और अपराजिता सारंगी आ गई हैं जो कि बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। आप सभी का स्वागत। असीम वकार, आपसे शुरू करूंगा। असीम वकार, ऐसा क्या कह दिया, जैसा मैं पहले कह रहा था, मोहन भागवत ने क्या गलत कहा मुझे बताइए। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, यहां जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सबका डीएनए एक है, सब जुड़े हुए हैं, सब एक हैं। क्या गलत कह दिया ऐसा जो ओवैसी साहब को इतना गुस्सा आ गया आपके? देखिए, मोहन भागवत साहब का जो बयान है वो पॉलिटिकली भी इनकरेक्ट है और साइंस के हिसाब से भी गलत है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मोहन भागवत जी अगर अपना डीएनए करा ले और राजस्थान के किसी ठाकुर का करा ले तो नहीं मिलेगा। राजस्थान के किसी आदमी का करा लीजिए, बंगाल का और किसी आदमी करा लीजिए, दोनों अलग होंगे। ये डीएनए क्या होता है। दूसरी बात, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसमें 4 लाइनें हैं, 2 मिसरे हैं। एक मिसरे में एक लाइन है कि सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी, मतलब कातिल के साथ भी और मकतूल के साथ भी। जो कत्ल हुआ उसके भी साथ खड़े हैं और जिसने कत्ल किया उसके भी साथ खड़े हैं। मोहन भागवत साहब मुसलमानों के फंक्शन के अलावा, ये जो मुस्लिम मंच था आरएसएस का, न जाने कितने ऐसे मीटिंगों में जाते होंगे जहां हिंदू संस्थाएं और उनके संगठन बुलाते होंगे। ये भाषण उनको वहां समझाना था। जो कत्ल हो रहा है उसी से आप आके कह रहे हैं कि तुम एक हो जाओ, और जो कातिल है उसको आप क्या संदेश दे रहे हैं। मोहन भागवत जी कोरी राजनीति कर रहे हैं, कोरी राजनीति। आसिफ के कत्ल में जो शामिल लोग थे, जब उन्होंने पंचायत बुलाई हरियाणा में, तो उसमें एक आदमी खड़ा होता है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी, और वो कहता है कि क्या हमको मर्डर का भी अधिकार नहीं, और उसको हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, एक मिनट, कथनी और करनी में अंतर पर लौटता हूं थोड़ी देर में। असीम वकार, उसको पहले आपने कहा साइंस के हिसाब से डीएनए इंडियंस का सेम नहीं है। अरे कुछ साइंस का आधार बताइए ना। आपको पता नहीं है कितनी जनरेशन से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे हिंदुस्तान में रहते आए हैं, कितनी पीढ़ियां, कितने सैकड़ों हजारों साल से सब आपस में मिलते जुलते रहे हैं, शादी करते रहे हैं, बच्चे पैदा करते रहे हैं, और आप कह रहे हैं डीएनए अलग होगा। सर कौन सा साइंस है ये? कौन से विज्ञान का हवाला दे रहे हैं असीम वकार कि इंडियंस का डीएनए सेम नहीं है? सर बात तो सुनिए, मैंने आपसे कहा ना कि करा लीजिए, आप कराइए डीएनए। देखिए राजस्थान में किसी ठाकुर का डीएनए क्या मोहन भागवत जी से मिलता है? अगर मिलता है तो बताइए। मोहन भागवत जी के डीएनए के पीछे क्यों पड़े हैं? चैलेंज कर रहा हूं, कराइए। आज इंडियंस का डीएनए सेम है, भागवत जी का डीएनए से क्या फर्क पड़ता है? वो भी हिंदुस्तानी है। बात ये हो रही है कि हिंदुस्तानियों का डीएनए सेम है या नहीं है। तो वो हमारे डीएनए के पीछे क्यों पड़े हैं सर? नहीं नहीं सर, सुनिए सर, ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये जो आप दोहरी राजनीति खेल रहे हैं, ये जो डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं सर। जब पहलू खान का कत्ल होता है तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है कि हम इनके साथ हैं, कातिलों के साथ। नहीं वो ठीक है, सुनिए ना असीम वकार, उस पर मैं आपके साथ हूं और उस पर अभी सवाल पूछूंगा संगीत रागी से और अपराजिता सारंगी से। मैं आपके साथ हूं उस पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर भागवत जी ये कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि यदि कोई हिंदू कहता है मुसलमान यहां नहीं रह सकता, वो हिंदू नहीं है। गाय पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहा है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे में कानून को काम करना चाहिए अपना। क्या गलत है? अगर देरी से ही सही, अगर वो सही बात कह रहे हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए। मैं कैसे स्वागत कर दूं जब जशवंत सिन्हा अलीमुद्दीन के कातिलों को जाकर माला पहनाते हैं और उसके बाद मोहन भागवत ने एक बार भी मोदी जी से नहीं कहा कि तुम अपने मंत्री को निकालो। मोदी जी के कैबिनेट मंत्री इखलाक के कातिल के लाश के ऊपर जाकर तिरंगा डालते हैं, वहां खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। एक बार भी मोहन भागवत ने मोदी जी से नहीं कहा कि यह तिरंगे का अपमान है, यह देश का अपमान है, इस मंत्री को निकालो। कैसे कहूं? मैं तो कह रहा हूं कि कातिल के साथ भी और मकतूल के साथ भी। सर, एक व्यक्ति 2 जगह इकट्ठा अगर खड़ा हो रहा है, आपको तय करना होगा
कि आप भारत के संविधान और कानून के साथ हैं या कातिलों के साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आपके साथ आवाज में आवाज मिलाकर यह सवाल पूछूंगा और हर बार पूछूंगा जब भी ऐसी कोई घटना होगी या ऐसी घटना को कोई सही ठहराएगा। लेकिन आप मुझे यह समझा दीजिए, आप कौन से विज्ञान का हवाला दे रहे हैं असीम वकार? डीएनए की जहां तक बात है, आप कह रहे हैं आपके डीएनए के पीछे वो क्यों पड़े हैं? अरे भाई, आपका डीएनए बाकी इंडियन से नहीं मिलता है क्या? तो कौन से देश के लोगों से मिलता है, आप ही बता दीजिए फिर। अरे वो भी सुना दूंगा हजरत। आप पूरा का पूरा मसला ही खत्म कर देते हैं। आप पता नहीं कौन सी डिबेट कराते हैं। हाँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। हाँ। आप बहुत काबिल पत्रकार हैं, आपकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं किसी को, लेकिन पूरा मसला समझा कीजिए। हाँ। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का कानून कहता है कि कातिल के खिलाफ खड़े हो, कातिल को सजा दो, और कातिल अगर जाकर किसी मंत्री के साथ खाना खा रहा है, उसकी माला पहन रहा है, तो आप कम कानून का भी साथ देंगे और उसका भी साथ देंगे। ठीक है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? ओके। बाबा साहब अंबेडकर के कानून को धोखा दे रहे हैं, भारत अपनी जो भारत की मां है उसको धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। और रही डीएनए की बात, सुन लीजिए सर। हाँ। जो बच्चा पैदा होता है उसका डीएनए उसके बाप से तय होता है। हाँ। चेक किया जाता है। जब मां कहती है इनका बेटा है, फिर वो कहते हैं डीएनए करा लो, तो डीएनए अगर पड़ोसी का निकलता है तो बच्चा उसका माना जाता है, डीएनए किसी और का निकलता है तो बच्चा उसका माना जाता है। अभी नरेंद्र तिवारी के साथ यही हुआ, आखिर में डीएनए टेस्ट हुआ, तो सबका डीएनए कैसे सेम हो जाएगा सर? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भागवत जी डीएनए कराएं अपना और राजस्थान का करा लें किसी व्यक्ति का। देखें कैसे मिलेगा सर? नहीं, मुझे समझाइए कैसे मिलेगा डीएनए? मैं समझा सर, कैसे मिलेगा डीएनए? मैं जानना चाह रहा हूं सर। मैं समझा रहा हूं। मैं विज्ञान नहीं पढ़े हुए हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं समझा रहा हूं आपको। मैं बहुत कम शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, आपने उसे इग्नोर कर दिया। और मैं जानता हूं आसिम वकार, आप जानते हैं ये सच है, फिर भी आप जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा कितनी जनरेशन, कितनी पीढ़ियां, कितने सैकड़ों हजारों साल से हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग आपस में साथ रहते आए हैं, शादियां करते आए हैं, बच्चे पैदा करते आए हैं। इसका मतलब यह है आज हिंदुस्तान में, बिल्कुल सही कहा भागवत जी ने, सबके डीएनए मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। बहुत सिंपल साइंस है, इसे समझिए और इसे राजनीतिक रंग मत दीजिए। स्वागत करिए कम से कम इस बात का। आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा ये मानने में कि हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है हिंदुस्तान में। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप भारत के नहीं सर, इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी, ये नहीं हो सकता। ओके, मैं समझ गया। आप संगीत भारत रागी के आइए। संविधान के अगर साथ खड़े हैं, ओके, तो अलीमुद्दीन के कातिलों का विरोध करना पड़ेगा। उसको संगीत रागी, उसके माला पिनाने वालों को मुंह में राम बगल में छुरी होगा लात मारकर। सर, संगीत रागी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये आरएसएस की नई रणनीति लगती है मोहन भागवत के बयानों से और जमीन पर जो होता आया है उससे। संगीत रागी, संगीत रागी, आपने शायद म्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट करके फिर बोलिएगा। सामने से स्क्रीन पर, अपनी फोन पर या लैपटॉप पर जो भी है, स्क्रीन से अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए संगीत रागी। मानक जी जा रही है आवाज? फोन पर आ रही है, आप उसे वो करिए, जरा अनम्यूट करिए। इतने में अपराजिता सारंगी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। अपराजिता जी, ये मुंह में राम बगल में छुरी कैसे चलेगा? देखिए, मैंने AIM के प्रतिनिधि को सुना और मैं कह दूं कि निंदा करने की आदत से ये मजबूर हैं। कुछ कहना है इसलिए कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आज उन सारे मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने आदरणीय मोहन भागवत जी के वक्तव्यों का स्वागत किया है। देखिए, वे सिर्फ व्यक्ति नहीं है, संघ के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कही है। उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है। हम भारत, भारतीय और भारतीयता की बात कर रहे हैं और ये 1951 में जब आदरणीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जनसंघ का जन्म हुआ था, उस समय ये नारा दिया गया था, भारत, भारतीय और भारतीयता। और आपने जैसा कहा, मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि मैं समर्थन करती हूं कि सदियों से हम सब भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
एक साथ रहते आए हैं, बड़ी सहृदयता के साथ रहते आए हैं। नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने हिंदू राष्ट्र भी कह दिया, मैंने सुनवाया ना अभी, हिंदू राष्ट्र भी कह दिया साथ में। हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है, मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर यह हिंदू राष्ट्र भी है। देखिए, मैं आपको कह दूं, उन्होंने जो कहा है उसका विश्लेषण किया जाए। उन्होंने बहुत ही सही ढंग से कहा कि हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ हैं, वो बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड होता है कि ये नहीं होना चाहिए और कानून अपना काम करे, ये बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई भी हिंदू है जो ये कहता है कि यह देश मुसलमानों का देश नहीं है या मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो वह हिंदू नहीं है। तो मुझे लगता है नहीं, अचानक ये बोल कैसे बदलने लगे? अचानक अपराजिता जी ये बोल कैसे बदलने लगे, यही तो पूछ रहे हैं। असीम वकार भी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी, असदुद्दीन ओवैसी भी और बहुत सारे आपके विरोधी, और आम लोग भी पूछ रहे हैं, सारे पत्रकार भी पूछ रहे हैं, मीडिया पूछ रहा है, ये बोल पिछले कुछ महीनों में, सालों में क्यों बदले? मान लीजिए कि उन्होंने आज अगर उन्होंने भारतीय और भारतीयता की बात कही और कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं है, हम सबको एक होकर रहना है और हम एक दूसरे का कद्र करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान जाहिर करें, तो अच्छी बातें कर रही हैं अपराजिता जी। ना बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप, बहुत आदर्श मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बातें कर रही हैं अपराजिता जी। नहीं, हमें सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। नहीं, सम्मान की नजरों से देखना ठीक है अपराजिता जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा ओके, संगीत रागी आइए जरा, संगीत रागी बताइए, मुंह में राम बगल में छुरी। मानक जी, सबसे पहली बात तो कि मैं बोल दूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि भारत की प्रकृति हिंदू है। हिंदू वह है जो किसी को निगेट नहीं करता हो। इस्लाम यह है जो अपने अतिरिक्त बाकियों को निगेट करता हो। यही प्रकृति जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाती है। उन्होंने हिंदू राज्य की बात नहीं कही है। दूसरी बात, उन्होंने ये 100% कहा है, ये सही कहा है कि इस देश का डीएनए जो है वो एक है। इसीलिए जो आर्यन इन्वेजन थियरी है उसको काउंटर किया जाता है। मैं वसीम अकार जी को सलाह दूंगा कि लालजी सिंह जो VHU के वाइस चांसलर थे, वो एक बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च किया है उनकी टीम ने, उसके निष्कर्ष वो एक बार पढ़ लें तो वैज्ञानिक तौर पर भी जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। तीसरी बात, उन्होंने वही गांधी जी की उक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि गाय हमारी माता है, हमारे लिए पूज्य है और मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि उसके प्रति वो संवेदनशील बने। ऐसा इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। और यदि उसके बाद उन्होंने कहा है कि यदि आप भी तो कहते हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब है, हम दोनों भाई भाई हैं, इसी बात को उन्होंने जिक्र किया कि यदि ये सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ये अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप देखिए ओवैसी जैसे तत्व आ गए सामने तुरंत। इन्हीं की पार्टी है जो कहते हैं 15 मिनट हमको छोड़ दो, इसके बाद हम बता देते हैं हिंदुओं का हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं की पार्टी है जो कहता है ये हम 20 करोड़, अभी तो हम शाहीन बाग में इतने ही लोग खड़े थे, यदि हम 20 करोड़ एक साथ खड़े हो गए तो 1 अरब को हम ऐसी तैसी कर देंगे। तो ये जो मुसलमानों के अंदर जो मानसिकता है ये कैसे पटेगा, मुझे इस पर थोड़ा सा जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने भारत की सनातन परंपरा और उसकी प्रतीक पुरुष के नाते जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब ये मुसलमानों को तय करना है, मुसलमान उनकी बातों को उसी सापेक्ष में रख करके, उसी दृष्टि में रख करके क्या आगे वे भी बढ़ते हैं या वो जिन्ना की मानसिकता पर काम करते हैं। जिन्ना ने 1940 के आसपास कहा था हम भी हिंदू मुसलमान के साथ साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुरान और इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। तो क्या जो गुरुजी ने कहा था, कोई भी हिंदू अपने आप को काफिर कहलाना नहीं पसंद करेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि इस्लाम कहे कि बाकी ये सब काफिर है, यहाँ पर हम गजवाए हिंद खड़ा कर देंगे। तो कोई भी हिंदू नहीं चाहेगा कि उसके बहन बेटियों का कत्लेआम किया जा सके, उसका मतांतरण किया जा सके। जैसे पूर्णिया में 21 हिंदुओं को काट दिया अल्पसंख्यकों ने, तथाकथित मुसलमानों ने। जो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां से सारे हिंदू भाग करके संगीत रागी भाग गए। तो ये मुस्लिम समाज के सिर्फ कहने से नहीं होगा ना। 10 सेकंड मानक जी, 10 सेकंड बोलिए। मुस्लिम समाज को भी तय करना पड़ेगा कि क्या वो जिन्ना की मानसिकता में चलने वाले और पैदा होने वाले
वैसी के साथ खड़े होंगे या वैसे वो जो होंगे जो संत परंपरा, जो रहीम के संत परंपरा में हो, जो रसकान की संत परंपरा में हो, जो मुस्लिम भी हो लेकिन उनका मन हिंदू हो। ओके, मैं कह रहा हूं सिर्फ शब्दों से काम चलाया जाएगा क्या? जमीन पर जो एक्शंस हैं हिंदूवादी संगठनों के, कट्टरवादी संगठनों के, अभी आसिम वकार ने कुछ घटनाएं बताई, सब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में, उस पर स्टैंड मंत्री और नेता बीजेपी से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए कुछ और लेते हैं, संघ प्रमुख कुछ और बात कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिखाने के दांत और खाने के और। मानक जी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी उसी तल्ख भाषा में चेतावनी दी थी इन सारी चीजों के बारे में। आप एक अपवाद को नियम के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं और जहां जिस धर्म के मानने वाले नियम के तौर पर कत्लेआम कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। मेरा तो ये अपना है भाई, हिंदू समाज आज से नहीं, गांधी जी के समय से, खिलाफत आंदोलन से यह प्रयोग कर रहा है। हम साथ साथ हैं। जिन्ना के साथ यही तो गांधी जी ने कहा था। तहसीन पूनावाला और घनश्याम तिवारी, हमारी राष्ट्रीयता में अंतर नहीं पड़ा, परिवर्तन हो जाता। तहसीन संगीत रागी कह रहे हैं जो घटनाएं हुई हैं हिंदुस्तान में अभी तक, वह भी दुनिया के सामने है। जो घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र असीम वकार भी कर रहे थे, और आप तो तहसीन इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, आपने पूरी मुहिम चलाई थी उस पर। संगीत रागी कह रहे हैं वो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसको रूल क्यों मानते हैं आप? मुझे एक दो चीज पहले शुरुआत में कही। अवल तो आपका शो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शो है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रवक्ता आपकी रिसर्च करते हैं यहाँ आकर अनसाइंटिफिक बातें करना, मुझे लगता है ये गलत है। हम सबके अंदर डेनिसोवियन डीएनए है, और डेनिसोवियन डीएनए सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। डेनिसोवियन डीएनए यूरेशिया से लेके यूरोप से लेके यूरेशिया से लेके एशिया, और एशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक है। यानी कि एक रीत से देखा जाए तो रशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और बीच में यूरोप और एशिया, हम सब के अंदर डेनिसोवियन डीएनए है। करीबन 13% डेनिसोवियन डीएनए है हम सब के अंदर, और डीएनए का लीनेज सिर्फ माता पिताजी तक नहीं, 20,000 साल पहले तक जा सकते। तो हम थोड़ा साइंटिफिक बात करें तो अगर मोहन भागवत जी कहते सारे भारत में एक डीएनए, वो कुछ हद तक सही है, लेकिन सारे भारत में नहीं, सारे एशिया में और यूरोप में भी और रशिया तक और ऑस्ट्रेलिया तक डीएनए एक ही है। तो हम पहले इस चीज को समझे। तो हम आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो आपने उठाया। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं मोहन भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन फिर मोहन भागवत जी से मेरा प्रश्न है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे के अंदर कहा कि मासूका नाम का कानून, मानव सुरक्षा कानून, जो मॉब लिंचिंग के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाए, क्योंकि ये इसके लिए कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिटन में है, और जब विपक्षी स्टेट्स ने, विपक्षी सूबों ने इस कानून को बनाया, आज तक राष्ट्रपति महोदय जो भाजपा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुनते उस पर साइन नहीं किया, और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मोदी जी को कि पार्लियामेंट में से पास करे, तब भी मोदी जी ने इसे पास नहीं किया। होम सेक्रेटरी जी राजीव गौबा जब होम सेक्रेटरी थे, मैं खुद गया था ये कानून लेकर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, लेकिन इसे मोदी जी पास नहीं करते। तो आप ये कानून पास नहीं करते। तीसरी चीज करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं मोहन भागवत जी को आज आपके शो पे चैलेंज देता हूँ, आप आरएसएस का एक मुखिया एक दलित को बना लीजिए। चलिए, आप बोलते हैं ना सब में डीएनए एक है, आप एक दलित को बना दीजिए ना आरएसएस का मुखिया। एक दलित को 1 साल के लिए आरएसएस का मुखिया बना दीजिए। चलिए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। अरे वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप दलितों पर आ गए। अरे वो दलित का भी डीएनए सेम नहीं मानते, वो दलित का भी डीएनए सेम नहीं मानते तो बना दीजिए ना दलित को, बनाइए ना दलित को। क्यों नहीं बना रहे दलित को आरएसएस का मुखिया? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ऑल राइट। अपराजिता जी मुस्कुरा रही है, जवाब देंगी क्या अपराजिता जी? अपराजिता जी, तहसीन कह रहे हैं एक तो कानून बनाइए लिंचिंग के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी जो कथनी और करनी में अंतर है उसे मिटाइए पहले। अपराजिता जी नहीं सुन पा रही है। संगीत रागी आप बोलिए, उसके बाद घनश्याम तिवारी आ रहा हूं। अच्छा, सुन पा रही है? हाँ बोलिए अपराजिता जी, बोलिए। हाँ बोलिए, सुन पा रही है, बोलिए अपराजिता जी, बोलिए। फोन कट गया। संगीत रागी देखिए, तहसीन पुनावाला कांग्रेस के तरफ से आते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। आज तक एक परिवार तो वहां से, परिवार से बाहर तो वो निकल नहीं पाए, और दूसरे से वो सवाल पूछते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत कोई हेरिडिटरी परंपरा नहीं है साहब।
सब जगह से लोग बनते हैं। आपको पता है कि यहां पर एक प्रकार का कंसेंसस होता है। ये कोई वंश का कंसेंसस नहीं होता है कि वंश की एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसके बाद उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। संघ के कम से कम 70 से ज्यादा बड़े बड़े संगठन हैं जिनके एक से बड़े लोग हैं। पहले आप लोग कहा करते थे अरे जो बड़े बड़े महंत हैं, संत हैं, वो सारे के सारे जो है वो ब्राह्मण ही है। नहीं, मंदिरों के पुजारी भी दलितों से ही बनते हैं और इस पर विश्व हिंदू परिषद आज से नहीं 30 साल से काम कर रही है। आपको नहीं मालूम है कि बनवासी कल्याण आश्रम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा घनश्याम तिवारी क्षेत्रों में काम करने वाला घनश्याम तिवारी बनवासी क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति होते हैं। घनश्याम तिवारी जानकारी नहीं है। ओके, घनश्याम तिवारी पहले आरएसएस प्रमुख के बयान पर आपका कमेंट, उसके बाद आगे पूछूंगा आपसे और सवाल। देखिए, नमस्कार मानक जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे सारे को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, स्मृति ईरानी जी को, निर्मला सीतारामन जी को, नितिन गडकरी जी को, राजनाथ सिंह को और मोहन भागवत जी को बधाई देता हूं कि उनके न्यू इंडिया के ने नई जीत हासिल की है। आज फादर स्टैन स्वामी गुजर गए हैं, कोर्ट को बताया गया है। इस शानदार जीत के लिए उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई कि एक व्यक्ति जो लगातार ट्राइबल राइट्स के लड़ता रहा, इस तरीके से बेसहारा, असहारा होकर के गुजर गया। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुश होंगे, शायद रात को सेलिब्रेट भी करेंगे। जहां तक जो मोहन भागवत जी की बात है उस पर आता हूं। ये आज का अखबार है, एक तरफ मोहन भागवत जी की बात छपी है, दूसरी तरफ सूरजपाल अम्मू का बयान छपा है, इफ यू वांट टू मेक हिस्ट्री तैमूर औरंगजेब वोंट बी बॉर्न। जो लोग हे राम कहते हुए महात्मा गांधी पे गोली चलवा दें, उनके बयान क्या इस देश के भविष्य का आधार बनेंगे? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स से अपनी भूमिका का आह्वान किया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने देश में कोई भी ऐसा कदम नहीं है, सक्रिय कदम जिसने देश को मजबूत किया हो, जो ये अपने ऊपर दिखा सके, जिन्होंने नारी सम्मान, नारी शक्ति का एक उदाहरण पेश नहीं किया, जिन्होंने देश में सामाजिक न्याय की एक लड़ाई का हिस्सा नहीं बने, ये लोग देश को बताएंगे नहीं रहा। पूरे देश को डिस्ट्रक्ट कर दिया है इन लोगों ने। जहां एक कोई व्यक्ति जेल में मर जाए और इस तरीके से, संगीत रागी जी अगर हंस रहे हो तो मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक 84 साल का व्यक्ति आपके राज में मीडिया के सामने, जुडिशियरी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ मर गया। आप ताली बजाइए, मिठाई बांटिए, क्योंकि जब महात्मा गांधी को मारा गया था तो यही किया गया था। अरे प्लीज एक सेकंड, घनश्याम तिवारी एक सेकंड, घनश्याम तिवारी वन सेकंड, मैं अलाउ नहीं कर सकता। स्टैन स्वामी की तुलना महात्मा गांधी से मत करिए प्लीज, आई विल नॉट अलाउ दैट। महात्मा गांधी की तुलना आप स्टैन स्वामी से नहीं कर सकते। आपकी मर्जी, आप तुलना किसे देख रहे हैं? नहीं प्लीज, बिल्कुल देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के मरने पे कोई खुश हो रहा है, इसको तुलना देख रहे हैं, कि एक वृद्ध व्यक्ति को मारा गया, इसको तुलना देख रहे हैं। मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इस हंसी पर आपत्ति जता रहा हूं। ओके, अच्छा घनश्याम तिवारी, एक सेकंड संगीत रागी, एक सेकंड, क्योंकि घनश्याम तिवारी बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे। संघ प्रमुख के बयान पर बोले और बिल्कुल वही बात बोले जो तहसीन पूनावाला और असीम वकार कह रहे हैं कि ये दोहरे मापदंड हैं इनके, कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। असदुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी के लिए ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, घनश्याम तिवारी मैं चाहूंगा इस पर एक दो चार शब्द कह दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी। 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई है। आपके बाकी सदस्य भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। अब उन्हें यूपी को एक नई सियासी तदबीर अपनानी होगी, नई प्लानिंग करनी होगी। जब तक हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए, आप सिर्फ मुसलमानों के वोट लेते आए हैं और आपने कुछ नहीं किया। जनवरी 2021 में साक्षी महाराज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सारे देश को बता दिया कि असदुद्दीन ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। इस बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने, उनकी पार्टी ने कितना खंडन किया मैं नहीं जानता, लेकिन इस बयान का असर बिहार में दिखाई देता है। इस बयान, अरे वो तो चैलेंज कर रहे हैं, योगी को सीएम नहीं बनने देंगे इस बार। देखिए, शकुनी भी जब आया था महाभारत में तो ऐसा एक फेयर प्लेयर बन के आया था। इस देश के इतिहास में शकुनियों की कमी नहीं है। तो कोई क्यों चैलेंज कर रहा है जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले पूरे 5 साल में 100 दिन ना गुजारे हों, वो आकर के चैलेंज करे कि हम किसी को सीएम नहीं बनने देंगे।
तो दिखाई देता है। राजनीति में दोगला चरित्र, चाहे आप कितने भी अच्छे वक्ता हो, अच्छा नहीं होता। अच्छा, एक सेकंड, अपराजिता जी आ गई हैं। अपराजिता जी सुन पा रही हैं? सर एक जवाब दे दूं, उसके बाद आ रहा हूं असीम वकार। अपराजिता जी पहले जवाब दीजिएगा। ओवैसी ने कहा योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। योगी जी बोले स्वीकार है, चुनौती स्वीकार है। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं आप ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्यों चुनौती स्वीकार कर रहे हैं ओवैसी की, जो प्लेयर ही नहीं है? आप जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जिला परिषद के चेयरपर्सन के चुनाव के नतीजे निकले। अभी तो एसपी कुछ ना बोले। 75 में 67 सीट हम लोगों ने ले लिए हैं, इन्हें पता है। और जहां तक चैलेंज का सवाल है, आह्वान का सवाल है, जो भी आह्वान दे, हम बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मी पूरी जी जान से काम करेंगे और उसके बाद हमारी ही विजय होगी। आपका मुकाबला किससे है? और आपका मुकाबला अखिलेश यादव से है, मायावती से है, प्रियंका गांधी से है, या आपका मुकाबला ओवैसी से है? हमारा मुकाबला उन सब विपक्षी दलों से है जो यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े रहेंगे। ओके, ओवैसी हो या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ओके, या फिर बीएसपी हो। ओके, असीम वकार। अच्छा, घनश्याम तिवारी बोलिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं असीम वकार। घनश्याम तिवारी कुछ कह रहे हैं? देखिए मानक जी, मैं आपको एक जल्दी से 20 सेकंड सर सवाल नहीं, मेरा सवाल कृषि विकास को बने आधार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिले रोजगार, शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर परिवार। जानते हैं क्या लिखा है? 2017 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस पूरे मैनिफेस्टो के 32 पेज के मैनिफेस्टो में कोई भी पेज अपराजिता जी खोल लें, कोई भी पेज, एक संख्या बोले, मैं पेज खोल देता हूं, उसमें कोई भी 3 वाक्य जो सिद्ध हुए वो बता दें। 5 बज रहे हैं, मैं 5वां पृष्ठ पढ़ देता हूं आपके लिए। सुनना चाहेंगी क्या? ना, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, एक सेकंड सर, मैं छोड़ रहा हूं, से हटकर बात ना करें। मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपकी देखें तो बात करें घनश्याम जी। अच्छा, आपका मैनिफेस्टो लीक से हटकर हो गया। एक सेकंड रुकिएगा। असीम वकार अब बोलिए आप। बंद करो। असीम वकार बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं और किससे पूछना चाह रहे हैं? और ये बताइएगा, वो असदुद्दीन ओवैसी सीधे योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं बरसाती मेंढक है, शकुनी। सर सुनिए, 2 मिनट बिना बोले सुनिएगा। घनश्याम तिवारी ने दोगला कहा है, मुझे कहा है कि एमआईएम के लोग दोगले हैं, बीजेपी के एजेंट कहा है। घनश्याम तिवारी को चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पर कि ये जो बीजेपी का एजेंट बैठा है ना, ये आपसे कह रहा है कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। मैं मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, ये बीजेपी का एजेंट। और अगर आप बीजेपी के एजेंट नहीं हैं और मुसलमानों से मोहब्बत है तो आपको चैलेंज है, आप ऐलान करवाइए कि अखिलेश जी अब की मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुसलमान का नाम ऐलान कराइए। इस चैनल पर कसम खा के कहता हूं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान के मुख्यमंत्री सीएम का नाम का ऐलान करेगी, आसिम वकार संन्यास ले लेंगे राजनीति से, मुसलमान के लिए अपनी पूरी जिंदगी राजनीतिक कुर्बान। आप बताइए, आप दोगले या हम दोगले? बोलिए, हम दोगले या आप दोगले? करिए ऐलान। मैं ऐलान कर रहा हूं इस चैनल पर, न्यूज 24 पर लाइव डिबेट में, कि अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर का ऐलान करें मुसलमान का, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा अपने मुसलमान कौम के। अच्छा, असीम वकार, आपके चैलेंज का जवाब लेता हूं अभी 1 सेकंड में। अब जरा हम भी तो देखें, लेकिन पहले बता तो दीजिए, वो कह रहे हैं बरसाती मेंढक हैं आप। अरे आप कहां यूपी में उतरने लगे और सीधे योगी जी को चुनौती देने लगे? कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही है? किसको चुनौती देंगे? सरकार में कौन है? कौन सरकार में? आज केंद्र का सरकार का चुनाव होगा तो चुनौती सब लोग किसको देंगे? सरकार में जो प्रधानमंत्री उसको चुनौती दी जाएगी या इमरान खान को दी जाएगी, या सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी, या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी? जो सत्ता में होता है चुनौती उसी को दी जाती है, जो सत्ता में होता है हराने की बात उसी को की जाती है। घनश्याम तिवारी जी लीजिए चुनौती असीम वकार की, उसके बाद आ रहा हूं तहसीन। ये हमें दोगला कह रहे हैं। लीजिए घनश्याम तिवारी चुनौती। हम आपको दोगला कह रहे हैं, आप साबित कीजिए। आप दोगले नहीं है, साबित कीजिए, आप करिए ऐलान। देखिए, मैं असीम वकार जी का सम्मान करता हूं, लेकिन क्योंकि ये एमआईएम के प्रवक्ता हैं
चीजों को तोड़ मरोड़ के सुनना और उसको उसी भाषा में पेश करना इनकी खासियत सर, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। अपना सम्मान घर में रखिए। आप दोगला कह रहे हैं हमको, बीच में मत बोलिए। आप हमें दोगला कह रहे हैं, आपने दोगला कहा है। बोलिए, अपना सम्मान घर में रखिए। आप अपने बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। हाँ बोलिए घनश्याम। मैंने 3 बातें कही। मैंने कहा पिछले 5 साल में ये 100 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर 100 दिन भी उत्तर प्रदेश आए हों, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं मिला, दर्शक देख रहे हैं। मैंने किसी को दोगला नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा राजनीति में दोगला चरित्र अच्छा नहीं होता। अगर कोई जानबूझ के इस बयान को अपने ललाट पे लगा ले और चिल्लाने लगे तो इससे सिद्ध होता है कि वो राजनीति को एक रंग देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसने काम किया है, जनता किसके साथ है, आप अपने घर से निकलिए, शहरों में देखिए, उन पंचायतों में जाइए जहां पंचायत सदस्य चुने गए, उन लोगों के पास जाइए जिनको हमने मरहम लगाया है। सर, आप यहाँ टीवी पे बैठ करके अपनी राजनीति के बीच में मत बोलिए। बीच में बीजेपी का एजेंट कह रहा है मुसलमान को बनाओ। आप तो मुसलमान को मोहब्बत करते हैं, ऐलान कीजिए। मैंने क्यों ना बोले बीच में, आपको सम्मान चाहिए सम्मान लीजिए, सम्मान नहीं चाहिए मत लीजिए। लेकिन आपकी बात मैंने सुनी, उतना सम्मान किया। बीच में मत बोलिए, जब आपका समय आया फिर बोलिए, क्योंकि ये दर्शकों के सम्मान की बात है। मैंने आपकी हर बात सुनी। आपको अपने लिए जो अपने ललाट पे लिखना है लिखिए। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है, इस हिंसा के दौर से, इस कंस राज से मुक्ति चाहता है। उत्तर प्रदेश में कंस राज जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तहसीन पूनावाला, रोकिए। ओके, तहसीन पूनावाला बनिए। तहसीन, ये योगी और ओवैसी की नूरा कुश्ती चल रही है क्या? जी बिल्कुल। मैं हमेशा आपके शो पे कहता हूँ, गोलवलकर को रेलेवेंट रहने के लिए जिन्ना की जरूरत है और मोहन भागवत जी को रेलेवेंट रहने के लिए ओवैसी की जरूरत है। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और संविधान के खिलाफ है। ये एमआईएम वाले चैलेंज दे रहे हैं ना मेरे दोस्त घनश्याम तिवारी को, मैं उनको चैलेंज देता हूँ। संविधान ने आर्टिकल 377 को, अब सेक्शन 377 को नकार दिया है। ये बोले गे राइट्स के लिए बात करें, ये भी तो भारतीय है ना, डीएनए एक ही है ना उनका। बोलेंगे क्या एमआईएम? उनके पार्टी में सिर्फ मुसलमान नाम लिखा जाता है, उसमें लिखेंगे दलित, हिंदू लिखेंगे उनके पार्टी में। भारत तो सब धर्मों से बना हुआ एक मुल्क है, उनके पार्टी में सिर्फ मुसलमानों का नाम है। तो ये दूसरे को हिदायत नहीं दे। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो। जब भी पोलराइजेशन होता है सीधा फायदा बीजेपी को होता है। ये है येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, ये पार्टी वाली रिपोर्ट है। और दूसरी बात गेन करती है एमआईएम हर इलेक्शन में जीते तो नहीं जीतती है, लेकिन सफिशिएंट वोट काटती है जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उनका नुकसान हो। अब आप मुझे एक चीज बताते, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिन सूबों में कांग्रेस की सरकार है, ओवैसी खुद कहते हैं हमको अलाउड नहीं है भाषण देने का, लेकिन वो जाते जहरीले भाषण वहां देते जहां बीजेपी की सरकार है। इससे आप समझ जाएंगे कि किसका सेटिंग है, कौन दोस्त है, कौन एक दूसरे के साथ मिलकर मन की बात करते हो। संगीत रागी बोलिए। संगीत रागी। मानक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन्ना गोलवलकर जी के हिंदुत्व के उपज नहीं थे। जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाजायज राजनीति के और भारत विरोधी राजनीति के उत्पाद थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश के विभाजन के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। कोई हिंदू महासभा ने नहीं किया था, आरएसएस ने नहीं किया था। मां भारती को कांग्रेस ने तोड़ा था, हिंदू महासभा ने नहीं तोड़ा था। हिंदू महासभा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। और जिन्ना की उस मानसिकता को 70 साल तक फिर से पाकिस्तान परस्त मानसिकता को पैदा करने का पाप भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो रहा है। असीम वकार, जल्दी से तहसीन पूनावाला कह रहे हैं आप मोहन भागवत को जो चुनौती दे रहे हैं आरएसएस को, वो खुद स्वीकार करिए और कहिए एक हिंदू को बनाएंगे, एआईएमआईएम का प्रमुख बनाइए। सर, आजादी के बाद से हम कर क्या रहे हैं? चुनौती तो स्वीकार कर रहे हैं। ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके भाई जो हैं वो कांग्रेस को तौबा नौज बिल्ला कौन कौन से अल्फाजों से नवाजते हैं। अभी इनसे राहुल गांधी का नाम लीजिए तो ये कदमों में गिर पड़ेंगे। नहीं, जवाब नहीं दिया आपने, जवाब नहीं दिया। कभी कहते हैं क्या करेंगे राहुल गांधी? अभी आप कह रहे थे
सर, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप कह रहे थे घनश्याम तिवारी को कि मुसलमान को सीएम बना दो, अभी वो तहसीन पुलावाना पूछ रहे हैं हिंदू को बना दीजिए एआईएमआईएम का प्रमुख। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, मैंने पीएम सीएम डिप्टी सीएम की बात की। मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का या समाजवादी का या बहुजन का या कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान बना दीजिए। ओके, अगर मैंने ये कहा होता तो आप ये कहते आपका सवाल सर आंखों पर। ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज इस बहस में जुड़ने के लिए। गर्मा गर्म दिलचस्प बहस थी और उम्मीद है आपकी जानकारी भी थोड़ी बढ़ी होगी, कौन पार्टी इस बारे में क्या सोचती है। और तहसीन ने तो एक साइंटिफिक फैक्ट भी बता दिया। बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला, घनश्याम तिवारी, असीम वकार, संगीत रागी और अपराजिता जी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।